Namaskar and welcome once again. The continuous and accurate coverage of the elections to the 4 states and 1 union territory continues on Doordarshan. On DD News and DD India, you're getting all the latest updates. Quickly, on the side of the screen, you can see the updated data in Assam, NDA leading with a clear margin of 77. If we talk about West Bengal, Trinamool seems to be continuing with its par with 207. These are, of course, leads, not final results. Exactly. Talking about Tamil Nadu, DMK ahead on 137 seats. AIA-DMK also putting up a good fight on Puducherry. NDA ahead on 8 seats, and in Kerala, LDF is making history. After 4 decades, a party seems to be retaining power in the southern states. Those were the broad highlights. बिल्कुल, और इन 5 राज्यों की, दरअसल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के जो चुनाव के ट्रेंड्स हैं, उनके पल पल की खबर हम आपको जनादेश में दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और इन चुनावों का विश्लेषण भी करते रहेंगे। जो इसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का हम तारुफ करा दें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके साथ प्रकाश चांडिलिया, एडिटर राष्ट्रीय महानगर कोलकाता, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हम अगर पश्चिम बंगाल की बात करें और प्रकाश जी के पास जाएं। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे अगर इन हम ट्रेंड्स को नतीजों के करीब समझें और ये माने कि इसी तरह से नतीजे भी आएंगे, क्या क्या वजह, इसकी एक प्रमुख वजह देखते हैं आप? जी, अभी से थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक प्रकार से अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव हुआ था, इसमें जो मुद्दे सामने आए थे, उन मुद्दों से तो यही प्रमाणित होता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को घर पर मुफ्त राशन पहुंचाने की जो तृणमूल सरकार की जो मुख्य बात थी, वो मंजूर आ गई है। यहाँ विकास, उद्योग या किसी भी प्रकार के नए इंडस्ट्री लगाए जाए, नया विकास की कोई बात की जाए, ये यहाँ की जनता को शायद गवारा नहीं था। केंद्र सरकार की जो राहत चीजें जो पूरे देश में पहुंचाई जा रही हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को वो भेजी जाए, यहाँ की जनता को वो मंजूर नहीं था। यहाँ पर गो तस्करी चले, ये यहाँ की जनता को मंजूर था। यहाँ पर कोयला की तस्करी चले, वो यहाँ की जनता को मंजूर था। यहाँ पर पुलिस वालों के साथ में साठगांठ करके विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या की जाए, ये यहाँ की जनता को मंजूर था। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिसे मैं राष्ट्रद्रोह के रूप में मानता हूं, वो तृणमूल का एक इश्यू था, बहिरागत का इश्यू। पश्चिम बंगाल में लाखों करोड़ों की संख्या में गैर बंगाली भाषी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी ने स्पष्ट तौर पर बहिरागत का विषय उठा करके, यानी कि जो बंगाल के लोग नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं। तो क्या ये पूरे देश का विषय नहीं है? 125 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस देश में प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक नेता हो या कहीं के भी नागरिक हो, वो सारे एक हैं। लेकिन यहाँ पर तृणमूल पार्टी ने बहिरागत का एक विषय उठाया। ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटरों का पोलराइजेशन किया, साफ तौर पर यह डिवाइड करने की बात थी, हिंदू और मुस्लिम समाज को बांटा। और निश्चित तौर पर ये जो मतदान हुआ है, मुझे लगता है कि इकट्ठा एक तौर पर सारे मुस्लिम समाज के वोटों ने किया। और कांग्रेस के भी अगर आप देखें तो कांग्रेस का और लेफ्ट का जो वोट प्रतिशत है, वो लगभग बहुत 3-4% पर गिर गया है। जी प्रकाश जी, इनसाइडर आउटसाइडर का जो इशू था, उस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कितना रेलेवेंट था, क्योंकि कौन इनसाइडर है, कौन आउटसाइडर है? तृणमूल के आधे नेता तो भाजपा में पहुंच गए, फिर भी जिस तरीके का वो रिजल्ट जिसकी आशा वो कर रहे थे कि 200 का आंकड़ा पार करेंगे, उससे काफी दूर रहे। तो इनसाइडर आउटसाइडर का जो भी नैरेटिव टीएमसी ने दिया था, भाजपा ने उसको कैसे कंटेस्ट किया आपको लगता है, और उसमें कहां कमी रह गई? देखिए, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ आप बहिरागत का विषय उठाते हैं और दूसरी तरफ दूसरे राज्य के पीके को ला करके आप उसका गणित तैयार करवाते हैं, उसके बूते पर उसकी कंपनी के बूते पर चुनाव लड़ते हैं। यशवंत सिन्हा जो पश्चिम बंगाल से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं। लेकिन वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 130 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता हैं, पूरे देश की हिफाजत कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में आते हैं तो उन्हें बाहर का कहा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में आए तो उन्हें बाहर का कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं तो उनकी गाड़ी पर पत्थर मारे जाते हैं, 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जाती हैं। इस तमाम बुनियाद पर अगर कोई पार्टी सरकार में किसी भी प्रकार से अगर आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये पश्चिम बंगाल के विकास की तो कतई कोई तस्वीर बनने वाली नहीं है। अगर प्रकाश जी, अगर आप ही की बात से बात आगे निकाले और हम ये समझें तो क्यों इन बातों को पश्चिम बंगाल की जनता ने आत्मसात किया? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपके पास कोई जवाब है इसका कि क्या समझते हैं कि इतनी तमाम झंझावातों के बावजूद, इस तरह की तमाम विषयों को रखने के बावजूद जनता इसको समझ नहीं पाई? बिल्कुल निखिल, इसमें एक बात जोड़ दूं कि गोपाल जी, आप जो हैं सबसे बड़े ऑपोजिशन, अगर ये ट्रेंड्स
रिजल्ट बनते हैं तो सबसे बड़े ऑपोजिशन आप तैयार हैं बन के बंगाल में, तो आपको बंगाल की जनता बाहरी तो नहीं समझती है, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व फिर भी आपको मिल रहा है, तो कमी कहां रह गई? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह नहीं ध्यान में ले रहे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 3 सीटें थी, वहां से यह स्थिति पे पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी 50% वोट नहीं हुए, अभी 50% काउंटिंग नहीं हुई है। काउंटिंग होगी तब रियली ट्रेंड होगा। बिहार में भी हमने देखा था कि किस तरह से ट्रेंड बदले और रात के 9 बजे 9:30 बजे तक पूरा हुआ। और कई सीटों में, जैसे दिलीप घोष जी ने कहा कि कई सीटों में जो गैप है वो बहुत छोटा है। अभी अपने सुवेंदु अधिकारी के उसमें भी देखा कि वह उलटफेर हो रहे हैं इतना मार्जिन के बाद भी। तो इसलिए फाइनली आएगा, जो हम मजबूती से चुनाव लड़े हैं वह हम पूरी तरह आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से उभर के आएगी। एक सबसे बड़ी बात अगर एनालिसिस करना है कि क्यों हम 200 की सीट का टारगेट था और हम उस टारगेट पे पहुंचेंगे कि नहीं, उसमें क्या है कि जो अभी बात आई थी, जो मेन फैक्टर है वो यह लगता है कि वहां पे कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी लेफ्ट, कांग्रेस और अपोजिशन में, जिसको हम कहते हैं अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स। वह लोग आपस में, आप चाहे कांग्रेस को देख लीजिए या लेफ्ट को, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन को पूरी तरह से वहां पे किया ही नहीं, छोड़ दिया। तो यह जो उनका वोट शेयर जो ट्रांसफर हुआ है वह हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है या नहीं हुआ वो तो आखिर पता चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 19 के हिसाब से, 16 के हिसाब से तो बहुत बड़ा है। नंबर ऑफ सीट्स भी कई गुना हो गई है और वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन 19 के हिसाब से भी वोट शेयर कम नहीं हुआ होगा। वो केवल जो कांग्रेस और लेफ्ट का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हुआ, तो वह जो उन लोगों ने एक एंटी मोदी जो कॉम्बिनेशन है, वह उसके हिसाब से जो भी उनको लगता है कि अगर मोदी जी को बाहर रख सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को बाहर रख सकते हैं कहीं से, वह उसके हिसाब से आप देखें जिस तरह से अभी से सब बधाई संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मतलब ममता खुद हार रही थी सीट से, नंदीग्राम से पीछे चल रही है, और अरविंद केजरीवाल और जो अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो वह अपने आप में लगता है कि वह जो भारतीय जनता पार्टी को अलग रखने की बात उनके साथ ज्यादा होती है। एक बात और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अभी पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे जी, वह है कि कुछ नरेशंस में हम ग्राउंड लेवल पे उतनी डेप्थ से नहीं पहुंचा पाए। जरूर जैसे माइनॉरिटी अपीजमेंट कहा, जिसके तरह से वो लोग कोशिश करना चाहते हैं कि एंटी माइनॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और कंसोलिडेट करते हैं, उसमें वो सफल होते हैं। तो वह पूरी तरह से डेप्थ में नहीं गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जो गलत फहमियां, गलत नरेशन क्रिएट करके गलत उसके साथ चिपकाने की बातें आती है, वह बात को भी पूरी तरह से वहां पे कई लोगों ने आत्मसात नहीं किया। और भारत में महिलाओं को या वह जो सिंपैथी वोट गेन करने का प्रयास किया, वह भी चीजें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ गई है। 3 सीटों से आज इस पोजीशन पे है, जो और आगे हमारा अच्छा बढ़ के आएगा। वोट शेयर कोई कम नहीं हुआ है और हमारे एजेंडा जो है, जो हमने महत्वपूर्ण बातचीत वहां पे जनता तक पहुंचाई है, उसका एक काफी इम्पैक्ट आया। उतना हो सकता नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी काफी इम्पैक्ट इसका हुआ है। जी, इससे पहले कि हम पश्चिम बंगाल की बात को प्रकाश चंडालिया जी के थ्रू आगे बढ़ाएं, एक बार अरुण शामनाथ जी के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता वो इंतजार कर रहे हैं त्रिवेंद्रम में। अरुण, किस तरह से देखते हैं इन नतीजों को? 40 साल के बाद ये जो ट्रेंड है ये बदला है और एलडीएफ ने एक बार फिर जीत के करीब दिख रही है। क्या वजह रही, इसकी प्रमुख वजह क्या देखते हैं? सही बताया आपने। ये जो ट्रेंड दिख रहा है वो हमें ओपिनियन पोल से दिख रहा है। एग्जिट पोल में भी ये थोड़ा और साफ हो गया था। दरअसल आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को ठीक साबित करने वाली रिजल्ट है।
Now, आपने जो बताया ये ऐतिहासिक है। पिछले 3-4 दशकों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट कंटिन्यू करे रूल में। इट यूजुअली ऑसिलेट्स बिटवीन एलडीएफ एंड यूडीएफ। जी। तो इस बार काफी सारे बदलाव, ये जो रिजल्ट है उसके कारण काफी सारे बोले जा सके हैं। जी। उसमें आई वुड लाइक टू हाईलाइट Right. the lead margin that was got by the health minister KK Shailaja. So out of the leads that are coming out, she is supposed to be having a lead of say more than 40%. That emphasizes or rather shows the importance that the people in Kerala place on something social infrastructure like education and health. Now it also shows the importance or the activities that the government has, the current government has taken. So ऐसा बोला जा सकता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको लोगों को अच्छा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि the current position of LDF is also due to the shortfalls of UDF. Now the UDF had a lot of issues running into the election. They had the gold smuggling case, they had the appointments in PSC, they had the issues against the minister, but it seems the Congress government has not been able to consolidate on the issues. Running up to the elections, the Congress party was not able to actually promote a united front running into the election. There were issues in candidate selection as well. Now, so another reason for the LDF to come back in power, if the trends are to be true, is that the Kerala has been witnessing continuous elections for the past 2 to 3 years. Now, BJP and the Communist Party are two parties which are known for its cadre system, more so in the case of LDF. Now, the LDF and its workers have been able to reinvigorate the party mechanism and its cadre system, which is obviously a very good result. Now, add to that is the way in which the Kerala government has handled the pandemic. Now, we were speaking about Bengal, we were speaking the distribution of free kits to the people. It was also one of the key points of discussion running up to the government. Right. The social security measures that the government has taken has also, it seems, found good in the hearts of people. So, not only one or two reasons, it's actually a mix of reasons. The performance of the government, the able leadership of the chief minister, which the LDF has been portraying before the election itself, while the rest of the other coalitions had not put forward a chief ministerial candidate. LDF was more or less, though not officially, they were going into the election under the able leadership of the current chief minister, Sri Pinarayi Vijayan. So these are actually factors which have shown LDF to be a very strong contender or the lead contender. It seems they were always Right. Arun, lot of things working for the LDF. This is the picture that has gone into the minds of people, and they have been able to... Right. A lot of things working Yes. for the LDF, Arun, you're right, especially the manner in which it's led by Pinarayi Vijayan. A little more on the other two contenders. UDF, you've spoken a little, but also in the context of the fact that Rahul Gandhi, Congress leader, now is an MP from Wayanad, Kerala. How much of an impact was that supposed to have and it did not have? Also, if we talk about BJP alliance, although 3 is a very small number, but its rise from 1 seat to 3 seats and slowly the increasing presence, making one's presence felt, In those contexts, how do you see the performance of the Congress and the BJP in Kerala? Now, first of all, I would start with the performance of UDF. It is true, like all coalitions, they have their star campaigners, they have their national leaders flying down to Kerala and doing campaigning. Rahul Gandhi is an MP from the state of Kerala itself. So he and his presence and the presence of national leaders from Congress was supposed to make a big impact in the state of Kerala. But the current trends show that the mere presence of national leaders does not convert into votes. The people should feel that these projected leaders will be able to manage the affairs of the state properly. These leaders will be able to hear and understand and then work upon the needs and requirements of the people. So in plain simple words, the star campaigners and their star campaigning need not translate into simple votes. That is something the case of UDF. To add to that, you have also to see that now these star campaigners come and campaign for the candidates that are selected by UDF.
Now, UDF running into the elections had issues with its candidate selection. Now, even if we give a leeway to the fact that Congress party has always been like that, the candidate selection gets delayed, and at the end of the day, they somehow manage things. But in spite of that, you have to understand the fact that such issues running up to the election is not good for a political party. Now, coming back to NDA. Now, in the morning, we saw that initially when the votes were counted, the lead for NDA was in 5 constituencies. Right now, as we speak, you were mentioning about 3. Now, unconfirmed results show that it has again come down to perhaps 1. Now, which is the Metro man, E. Sridharan. He is supposed to be leading in Palakkad with a margin of, say, 200 votes, but that is not confirmed. But the performance of BJP goes beyond the single lead or the 3-number lead that the numbers show. Now, it is quite clear that in the preceding 4 to 5 elections, the vote share of BJP has increased tremendously. Though the numbers might not show, but in many of the constituencies, the BJP has been able to give a triangular fight to the 2 opposition coalitions, that is LDF and UDF. So, it is very sure that though the numbers are not there, but BJP is emerging as a very strong contender force. And mind you, you don't expect a miracle overnight, but the BJP's position can be seen to be consolidating. However, the problem with the current numbers is that possibly in Nemam, which is the only assembly seat which BJP got last time, perhaps BJP might lose it this time, though the official results are yet to be out. But perhaps the BJP candidate, Sri Kummanam Rajashekharan, is failing there. But that number, the last time, the number that they got, the lone seat, the BJP might be able to retain at Palakkad via E. Sridharan. But for that, we'll have to wait and watch. निश्चित तौर पर वी हैव टू वेट एंड वॉच। आप भी हमारे साथ बने रहिए और हम निश्चित तौर पर ये देखते जानते रहेंगे कि किस तरह से ट्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह से इन 5 राज्यों के अगर चुनाव परिणामों को इन ट्रेंड्स के आधार पर आकलन किया जाए, आपको लगता है कि कितना बीजेपी सेटिस्फाइड है और कितना आत्म अवलोकन की ज़रूरत है ऐसे राज्यों में जहां उसको आशातीत सफलता नहीं मिली है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर हम AIADMK के साथ में तमिलनाडु की बात करें? देखिए, इलेक्शन के पहले हम पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ते हैं और एक्सपेक्टेशन, कई बार जो आकलन हो जाता है वो एक्सपेक्टेशन से के अनुसार लोग उस आकलन को जांचते हैं और वो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, मोदी जी है, अमित शाह जी है या नड्डा जी है, वो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह आगे आते हैं और वह हर इलेक्शन को पूरा मजबूती से लड़ते हैं। तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार कई बार वो परफॉर्मेंस को अगर जज करेंगे तो आप उसको अलग तरीके से जज करेंगे, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन मैं ये जो अगर ओवरऑल एनालिसिस देखें, अवलोकन हमें करना जरूरी है, हम करते भी हैं, हर बार करते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हम सत्ता में नहीं आए तो फिर हमारे लिए आत्म विवेचना करना बहुत जरूरी है, वो करेंगे भी जी। लेकिन इस बात को हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे केरला का बहुत अभी यहाँ पे विवेचना हुई, मैं केरला में काफी 2 महीने रहा था जी। केरला में भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल पे पूरा परिवार का बड़ा अच्छा काम है और उसका जनता में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। जनता उसके साथ कनेक्ट करना भी तैयार थी, चाह भी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां ये हमें भी फील हुआ कि ये नरेशन था कि भारतीय जनता पार्टी LDF को के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सत्ता के लिए यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रही। अब इस बात को लोगों के मन में यह करना कि हम सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में रह के सत्ता पे प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा बहुत चांस है कि हम सत्ता पे आएंगे, इस नरेशन को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मजबूती से वहां किया और उसका होमवर्क और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा कि हमारा वोट परसेंटेज वहां काफी अच्छा होगा और वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पश्चिम बंगाल में बिल्कुल रिवर्स था, वहां पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्राउंड पे नहीं था। तो वहां पे अलग अलग वहां पे तृणमूल कांग्रेस से भी लोग आए, वहां पे नेशनल लीडर्स को भी हम लोगों को काफी
वहां पे उन लोगों को मशक्कत करनी पड़ी, जाना पड़ा, जी। वहां से कई सेंट्रल लीडर्स को भी लड़ाया। तो स्ट्रेटेजी अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्शंस की अलग होती है। ठीक है, जो तमिलनाडु में तो पूरी तरह से हमारा तो वर्चस्व, एक ही सीट थी हमारा, कोई साउथ में बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था, लेकिन पुडुचेरी में हम मजबूती से आ रहे हैं। तो साउथ का इस बार हमारा जो फोकस था उसमें हमारे लिए इन एडिशन टू कर्नाटक 2 महत्वपूर्ण स्टेट और ऐड हो रहे हैं। यह विवेचना हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने, जो हमारे 2024 के लिए भी काम आएंगे, पुडुचेरी और केरला। साउथ में हमारा जो इनरोड्स है वो अच्छा होने वाला है, और उसके साथ नॉर्थ ईस्ट में तो पूरी तरह से आसाम हमारे पास बहुत मजबूती से आ रहा है। गुड गवर्नेंस का जो हमारा प्लैंक है, उसको अगर किसी को टेस्ट करना है भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि नहीं, तो वह देखना चाहिए कि कितना एंटी इनकम्बेंसी है। तो आसाम में हम लोगों ने गुड गवर्नेंस के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में काफी काम किया और हम जीत भी रहे। तो नॉर्थ ईस्ट के वो पूरे जो है वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हो गया, और ईस्ट में पश्चिम बंगाल में भी हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वह भी एक अच्छी तरह से मजबूत हमारा 2024 के लिए भी। चलिए देखते हैं 2023 तो अभी समय है सर, हम लोग वहां पे आगे बढ़ के प्रकाश जी, if I can come to you, because you're based in Kolkata, what is the kind of impact do you think the pandemic had on the election and the results? I'm asking you this question because barring Bengal, no other state saw this sort of a second phase impact of the pandemic, you know. So क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा? What is your assessment, sir? नहीं, पेंडेमिक का तो देखिए कि केंद्र सरकार से हमेशा वैक्सीन दी गई, यहाँ पे लोगों ने लगवाया नहीं। जबकि आपको याद होगा कि पहली बार जब वैक्सीन पश्चिम बंगाल की धरती पर आई थी, लोगों को बांटने के लिए, फ्रंट लाइन जो वर्कर्स थे उनको देने के लिए, तो तृणमूल पार्टी के जो नेता, विधायक, कार्यकर्ता जो है वो टूट पड़े थे। उन्होंने झपट करके पहले अपना वैक्सीन भी लगवा लिया था। लोगों को वैक्सीनें लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद चुनाव की जो रैलियां हुई, चाहे वो बीजेपी की हो, तृणमूल की हो, किसी की पार्टी की हो, उसमें लोग काफी संख्या में उतरे। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर थी, लोग मास्क नहीं लगाते थे। आज भारी संख्या में यहाँ पे 17-18 हजार लोग जो है डेली इसमें नए मरीज के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय बनी हुई है। काफी संख्या में डेली, कल 103 लोगों की मृत्यु हुई है। ये पेंडेमिक का जो बहुत बड़ा असर तो पड़ा है, लेकिन Prakash ji, my question was also, did the pandemic impact the political choice of the people? From that perspective, did it have any impact, according to you? कहीं ना कहीं तो पड़ा ही होगा, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पेंडेमिक का असर तो पड़ा होगा, विशेष करके 7वें और 8वें चरण में जब पूरे देश में इस प्रकार से पेंडेमिक का असर ज्यादा बढ़ने लग गया, तब उसके बाद में यहाँ पर जो है रैलियां बंद की गई। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां कैंसिल भी कर दी, वो उसके बाद में जाकर के लग गए और बहुत बड़े रूप में देश को कार्य किया। लेकिन इसका एक असर तो पड़ा है। लेकिन अगर पिछले साल का इतिहास उठाकर देखें, जब यहाँ पर पेंडेमिक बहुत जोर से आया था, पूरे देश में था, केंद्र सरकार से टीम भेजी जा रही थी, यहाँ पे सुविधाएं देने के लिए लोगों को सब कुछ किया जा रहा था, तो सरकार का पूरा सहयोग उस समय नहीं हुआ था, और ये सारी चीजें जनता ने देखी। मैं इसमें एक, अगर आप इजाजत दें, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चिंताजनक विषय उठकर आया है कि जो तृणमूल पार्टी है, उसने भारत सरकार का जो हमारे गणतंत्र का जो फेडरल सिस्टम है उसको चुनौती दी है, उसको स्वीकार करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मानती, मैं भारत के फेडरल सिस्टम को नहीं मानती। ये सारी बातें कह करके ममता बनर्जी चुनाव में गई हैं। उन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री को नाम लेकर के गालियां दी हैं और इस प्रकार से लोगों को उकसाया है और जाति के आधार पर बांटा है। देखिए, अगर ये हमारा 35 राज्यों का देश है, कई केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, एक भारत सरकार अगर कोई इतना बड़ा पेंडेमिक हो या कोई अगर कोई चीज हो जाती है, तो ये दायित्व तो भारत सरकार का बनता है। लेकिन प्रकाश जी, भाषा की अगर मर्यादा की बात करें और इलेक्शन कमीशन के एक्शन ही देखें, तो कोई कौन सी पार्टी बचती है जिसके नेताओं को भाषा के लिए, भाषा के कारण उनको नोटिस ना मिला हो? आप ये बताइए। आप मुझे एक उदाहरण बताइए कि जिसमें प्रधानमंत्री, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, माफ कीजिएगा, मैं निष्पक्ष रूप से अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल किसी का सदस्य नहीं हूं। आप पूरे 3 महीने की आपके दूरदर्शन चैनल पे 3 महीने से आपने बहुत बारीकी के साथ में 294 सीटों को कवर किया है, करोड़ों लोगों को आपने बातें पहुंचाई हैं। एक भी रिकॉर्डिंग निकाल कर दिखाइए जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने या किसी भी राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तृणमूल कांग्रेस लीडरशिप में पॉलिटिकल कल्चर तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रकाश जी, मेरा उस पर्सपेक्टिव से पॉइंट है। बिल्कुल होती है।
यहाँ पर खुले तौर पर डिवीजन करने की बात की गई, नेताओं की गाड़ियों पर हमले किए गए, इतने 150 के आसपास में कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई। मैं तो आज इस बात को लेकर डरा हुआ हूं कि जिस खेला होबे का नारा देकर के तृणमूल एक बार फिर से सत्ता में आती लग रही है, जिन लोगों ने, गांव के गरीब लोगों ने दूसरे पार्टियों की रैलियों में जाकर के भाग लिया होगा, अब उनके ऊपर क्या गुजरने वाली है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस का भी पूरा राजनीतिकरण हो चुका है, पूरा पॉलिटिसाइजेशन तृणमूल ने कर दिया है पुलिस का। यहां पर पुलिस वही करेगी जो लोकल तृणमूल का नेता कहेगा। आप वीरभूम के अनुव्रत मंडल को आप देख लीजिए, 3 दिन पहले चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि उसको नजरबंद रखा जाएगा, उसके बावजूद वो पुलिस के नजरबंदी से निकल करके 2.5 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। लोकल पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। आज किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता के खिलाफ में कोई एफआईआर करने जाए तो उसकी एफआईआर नहीं ली जाएगी। प्रकाश जी, आपकी बात सच हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो जाना गया है, अब तक समझा गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में जनता सर्वोपरि होती है और ऐसी चीज़ों का जो आप कह रहे हैं अगर वो सच है तो निश्चित तौर पर जनता उसका जवाब देगी। फिलहाल एक और राजनीतिक प्रश्न आपसे जानना समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बात आई कि लेफ्ट और कांग्रेस ने एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में वॉकओवर दे दिया, आपको लगता है कि इस परिस्थिति से लेफ्ट की और कांग्रेस की राज्य में दुर्गति नहीं होगी? और क्या इनके बगैर आगे की जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है, या इन कमजोर लेफ्ट और कमजोर कांग्रेस के साथ में पश्चिम बंगाल की आगे की राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस के लिए तो सर वो मुहावरा है ना कि नंगा क्या नहाए और क्या निचोड़े। पूरा मुर्शिदाबाद जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, मुर्शिदाबाद की एक भी सीट पर कांग्रेस आगे नहीं है। और इस चुनाव के पहले कांग्रेस ने तय कर लिया था कि हमें पेविलियन में बैठ करके मैच देखना है, हमें मैच खेलना नहीं है। एक बार सिर्फ राहुल गांधी आते हैं, सिर्फ एक दिन आकर के 2 रैलियां करते हैं, उसके बाद वो आते नहीं है। सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल की सरजमी पर एक बार भी पांव नहीं रखा, प्रियंका वाड्रा एक बार भी नहीं आई, कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं आया। और मजे की बात देखिए कि सभी पार्टियों की अपनी विचारधाराएं होती हैं। ठीक है, गणतंत्र में कई बार आप साझा हो जाते हैं, मिल करके चुनाव लड़ते हैं, होता है। लेकिन इस चुनाव का मजा देखिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट वामपंथी पार्टियां जो हमेशा के लिए दुश्मन रही हैं, वो एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं और केरल में भी एक दूसरे का विरोध करती हैं। इस बार के चुनाव में इनकी जो ताकत थी वो धराशायी हो गई है। लेफ्ट पार्टी जिन्होंने 34 वर्षों तक बंगाल में शासन किया, कांग्रेस के विरोध के बावजूद 34 वर्षों तक राज किया, इस बार कांग्रेस से हाथ मिलाया और वो भी बुरी तरह जमींदोज हो गई है। लेफ्ट पार्टी के जितने बड़े कद्दावर और दिग्गज नेता थे, मोहम्मद सलीम से लेकर के दूसरे तमाम नेताओं तक, कांग्रेस के अब्दुल मन्नान से लेकर के तमाम बड़े नेताओं तक, सारे के सारे धराशाही हो गए। मैंने दुश्मन को ज्यादा परास्त करने के चक्कर में इन्होंने अपना नुकसान कर लिया। आज पश्चिम बंगाल में कोई कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा है। लेफ्ट पार्टी से एक उम्मीद थी कि नई पार्टी में नई जनरेशन के लोगों को ये उभार देने जा रही है। इसने मीनाक्षी के रूप में नंदीग्राम से बहुत अच्छी कार्यकर्ता को खड़ा किया, बहुत विचारदान और बहुत अच्छी सशक्त उसमें संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं और जिसमें लेफ्ट पार्टियां खत्म होती दिख रही हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास तो खोने के लिए इस चुनाव में कुछ भी नहीं था। 3 विधायकों से शुरू हुई पार्टी 80-85 के आसपास पहुंच गई और जब तक नतीजे आएंगे हो सकता है कि 100 का आंकड़ा भी छू ले। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो तो खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस का यहां पर कोई भविष्य नहीं है। शायद कांग्रेस की रणनीति ये रही कि ममता बनर्जी को खुश करने के लिए मीठी लड़ाई यहां पे लड़ो, ताकि चुनाव के बाद में अगर जरूरत पड़ेगी और अगर दिल्ली के 2024 की लड़ाई करनी होगी तो हम ममता बनर्जी को साथ ले लेंगे। ये सिर्फ इनका ये डबल का गेम था, जिसमें इस चुनाव में ये लेफ्ट के साथ में लड़ती हैं और नजरें रहते हैं ताकि चुनाव के बाद में जब दिल्ली की लड़ाई होगी तो ममता बनर्जी को साथ लेके चुनाव लड़ लें। जी, राजनीतिक भविष्य हो सकता है। जी, गोपाल अग्रवाल जी, we've been talking about the state in which you're not winning for a long time. Let's talk about the state in which you've done remarkably well, coming back in power again, continuing to be in power in Assam in particular. Now, the issue of the welfare of tea plantation worker has been really on the forefront in the whole of the campaign season. If the trends change into reality, there's a comfortable win for you, a clear majority for the BJP in Assam. What will be the priorities, especially for tea plantation workers who form an important electorate in the state? Definitely, tea plantation workers, they were getting the money through transfers through Manrega schemes, and the other scheme benefits were going to them. And if you look into the Assam, the whole narration on the Priyanka Gandhi was also trying to manipulate that
the three workers were not getting their due, but that was clarified. Ultimately, the biggest issue I think was in the Assam was about the infrastructure development and the culture, which Assam itself has a strong potential. Assam has a very strong cultural roots. They have various tribes, then various like Majuli. They have so many satras. So that culture and the identity of Assam, they think that in the BJP itself has a very good ecosystem which can promote them. And the only Assam issue, the biggest issue in the Assam was about the NRC. They also feel that NRC, BJP is committed to implement the NRC, which has been promised to them since long but was not implemented due to minority appeasement politics of earlier regimes. And even in that, whatever problems were arising, like implementation, resolution of through CA, etc., is also being implemented. So NRC was a big issue for Assam. There, BJP. Gopalji, do you think NRC, CA, these issues work differently in the neighboring states of Assam and Bengal? Sir? As Assam, Bengal, the NRC and CA have a slightly different connotation. In the Bengal, this whole narration was somewhat treated by the Trinamool Congress, that many of the minorities, communities, their citizenship will go away by implementation of CAA, and that narration was being built up by the Trinamool Congress and other opposition leaders. And that impact is not there in Assam. That same kind of narration is not there in Assam. Assam CAA has been brought to resolve the problems arising on the implementation of NRC. That many of the communities from neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, particularly Hindu, Muslims, Hindus, Jains, Buddha, Christians, and Sikhs, who were finding atrocities in those countries, and they have a very good rightful based right to come to India under the human rights protection. So they will be assimilated and will be clearly supported by the government. So these are the culture dimensional of the Assam, the good governance of Sarvanand Sonowalji, good implementation in the ground level. All these together have contributed to the positive impact of Assam result. जी बिल्कुल, और यहाँ पर एक बार हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता कोलकाता से नीरज सिंह हमारे साथ फिलहाल शायद अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन कोलकाता की जब बात करेंगे, कोलकाता से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कोलकाता से नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह के राज्य में अब जो एक तरह से चुनावी ट्रेंड को देखते हुए अगर इनको परिणाम के नज़दीक समझा जाए तो लगभग ये तय हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। किस तरह के रिएक्शंस आप देख रहे हैं, किस तरह के क्या कुछ कहना है राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का? देखिए, बिल्कुल जो परिणाम है निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, रुझानों ने ये बता दिया है कि राज्य में सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन राज्य में सरकार बनाने के नज़दीक है। और यही कारण है कि अगर आप देखें, तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने ममता बनर्जी को बधाई देने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। चाहे हम शरद पवार की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, इसके साथ ही केजरीवाल की बात करें, उन्होंने ममता बनर्जी को बधाइयां दी हैं। यहाँ पर भी जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं। और नीरज, क्या ये बधाइयां कुछ जल्दी नहीं है? आपको लग रहा है थोड़ा सा अभी और समय लेना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल समय लेना चाहिए। निखिल, ये बधाइयां ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए जो दूसरे जो नेता हैं वो कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि व्याकुल थे, कि तुरंत जब उन्होंने देखा कि रुझान आने शुरू हुए और उन्होंने बधाई देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। थोड़ा सा समय देना चाहिए था, रुकना चाहिए था जब
सारे जो परिणाम हैं वो सामने आ जाते, उसके बाद अगर बधाई दी जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि कई बार आप ऐसा है कि अति उत्साह में आप बधाइयां तो देते थे, लेकिन बाद में फिर आपको कह सकते हैं कि रोल बैक करना पड़ जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं निखिल, निश्चित तौर पर टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, वो काफ़ी खुश हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर भवानीपुर भी पहुंचे, जहां पर ममता बनर्जी का घर है। लेकिन पुलिस भी पहुंची है, क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी करवाना है। चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जिनके इलाकों में कोई भी जश्न मनाया जाएगा या बड़ी संख्या में जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई के भी दिशा निर्देश हैं वो चुनाव आयोग ने दिए हैं। तो ये तमाम तरह के जो प्रतिबंध हैं चुनाव आयोग की तरफ से पूरे राज्य में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो उनके नेता लोग हैं, वो निकल कर पहुंच रहे हैं बधाइयां देने के लिए। जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन नीरज हम जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी नीरज आपको क्या लगता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई अपनी बात पहुंचाने में बीजेपी की तरफ से, या क्या वजह रही जो आखिरकार में जीत के करीब दिख रही ममता बनर्जी? देखिए, इसके कई सारे कारण अगर हम देखें अपनी दृष्टि से, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं देखना चाहूंगा तो ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चेहरा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चर्चित हैं। ममता बनर्जी जिस जगह पे रहते हैं और जिस तरीके से उनको दीदी बोला जाता है, तो वो कनेक्ट करता है उनके जो आम लोग हैं, क्योंकि वो उन आम लोगों के बीच में ही रहती हैं। दूसरी, ममता बनर्जी के सामने कोई बेहतर विकल्प पेश करने की कोशिश नहीं की गई। जो तमाम बड़े जो नेता हैं, चाहे हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें, मुकुल रॉय की बात करें, बाबुल सुप्रियो की बात करें, इन सभी नेताओं को जरूर सामने उनके खड़ा किया गया था, उनके सामने पेश किया गया था। लेकिन इन नेताओं की छवि उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी कि वो ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देख पाए या ममता बनर्जी का मुकाबला कर पाए। जब शुभेंदु अधिकारी ने ये चुनौती दी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़के दिखाएं, मैं उनको नंदीग्राम में चुनाव में पराजित कर दूंगा, ममता बनर्जी ने वो चुनौती स्वीकार की। और ममता बनर्जी भवानीपुर, जो उनकी परंपरागत सीट थी, 2 बार लगातार जीतती रही हैं, वहां से ना लड़के वो नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके 2 कारण थे। एक तो सबसे बड़ी ये था कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सेकंड पोजीशन पे थे, और जिस तरीके से वो निकल कर गए थे उससे ममता बनर्जी खासी जो नाराज थी। और यही कारण है कि उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़के 2 तरह के मैसेज दिए कि अभी ममता का जादू बरकरार है पश्चिम बंगाल में, और इसके अलावा ममता के सामने जो भी खड़ा होने की कोशिश करेगा उसका कद उतना बड़ा नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो ये मैसेज दिए गए। दूसरी, जिस तरीके की अगर हम कैंपेन देखें, ममता बनर्जी लगातार एक खास वर्ग को अपील करती रही कि आप अपने वोटों का बिखराव मत होने दीजिए, आप अपने वोटों का बिखराव मत होने दीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया, चुनाव आयोग ने उनको सख्त दिशा निर्देश भी दिए। तो ये कई सारे जो फैक्टर हैं, और इनमें एक सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि उनके सामने कोई बेहतर चेहरा नहीं था। और दूसरी, जितनी भी बड़ी संख्या में अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी से भी जिन नेताओं को टिकट दिए गए, उनमें एक बड़ी संख्या वो थी जो टीएमसी से निकल कर आए थे। 34-35 के करीब ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि जब ममता बनर्जी का उनको विकल्प कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि टीएमसी के ये वही नेता हैं, बस इन्होंने झंडा बदल लिया। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 कारण रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उतना शायद बेहतर नहीं कर पाई जितने की उन्होंने कोशिश की थी, जितने का उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन हाँ, फिर भी हम कह रहे हैं कि अंतिम समय तक रुकना होगा, क्योंकि कई बार जो परिणाम है, जो रुझान है, वो परिणाम बदलते बदलते कुछ और दिशा में चले जाते हैं, जो उदाहरण है हमारे सामने गुजरात का और बिहार का भी। जी बिल्कुल नीरज, स्टे विद अस व्हाइल वी गेट अ कमेंट फ्रॉम प्रकाश जी। यू वांटेड टू ऐड समथिंग प्रकाश जी, बट इफ यू कुड आल्सो रिस्पॉन्ड टू व्हाट नीरज मेंशन्ड, the importance of the chief ministerial face in West Bengal politics. How crucial was it for BJP to have someone who would stand up to Mamata Banerjee and say, look, BJP will win and this person is going to be the chief minister, and not take the campaign ahead on Prime Minister Narendra Modi's caliber. How significant is that in Bengal politics, if you can tell us, the face of the leader? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सही बात है कि ममता बनर्जी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का अगर कोई दावेदार होता तो शायद कुछ स्थिति दूसरी हो जाती। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रादेशिक कंपनी नहीं है या कोई प्रादेशिक पार्टी नहीं है, एक बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पर बहुत सारे योग्य लोग भी हैं, उनको उतारा जाता है। एक सबसे बड़ा कारण जो मैं देख रहा हूं
कि यहाँ पर दिलीप घोष के रूप में एक बहुत सशक्त नेता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बंगाल का अध्यक्ष बनने के बाद में जब से दायित्व संभाला है तब से पार्टी को बहुत अच्छे परिणाम दिए। वे स्वयं विधायक चुन करके आए, अगले चुनाव में वो सांसद चुन करके आए, और जिस पार्टी का पिछले 2014 के चुनाव में सिर्फ 2 सांसद था, उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और 18 लोग जो है सांसद के रूप में चुन करके आए। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी 40% के आसपास हो गया था और तृणमूल का 43%, सिर्फ 3% का फासला रह गया था। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं उतारा, और निश्चित तौर पे एक बड़ी पार्टी होती है, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो मिलकर के मंथन करते हैं। लेकिन एक मुझे लगता है कि आज जो परिणाम सामने आए हैं, आप कल्पना करिए कि यही परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते और तृणमूल भारतीय जनता पार्टी को यदि 200 सीटें मिली होती और टीएमसी के पास में 80 सीटें होते, तो क्या तस्वीर इस समय होती? इस वक्त ममता बनर्जी या तृणमूल के नेताओं का क्या बयान आता? सबसे पहले वे चुनाव आयोग पर उंगली उठाते, ईवीएम में धांधली किए जाने की बात उठाते। आज वो सारे मौन है, आज इस पर कुछ नहीं। जिस दिन से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था, उस दिन से ममता बनर्जी चुनाव आयोग को घेरती हैं। केंद्र की जो सुरक्षा वाहिनी बंगाल में आती है, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ममता बनर्जी का वो ऑडियो पूरे पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष में वायरल हुआ है, जहां पर वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को शीतल कुची की घटना पर कहती हैं कि तुम अभी इस प्रकार से करके एफआईआर करना, वहां पर हमें एसपी को फंसाना है। ये रिकॉर्डेड है, और तृणमूल पार्टी ने ममता बनर्जी के इस ऑडियो का खंडन भी नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री की मैच्योरिटी को लेकर के भी सोचना चाहिए कि राज्य में सरकार बनाने के लिए, सत्ता में बना रहने के लिए आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं। एक इतने बड़े देश में 10 करोड़ की आबादी है, मुझे लगता है कि 10 करोड़ की आबादी से छोटे देश तो दुनिया में कई देश होंगे, तो कई देशों से बड़ा तो पश्चिम बंगाल प्रदेश है, और उस प्रदेश का मुखिया अगर ऐसी छोटी बातें करके राज करता है और सिर्फ लोगों को घर पर राशन पहुंचा देने की बात करे, अगर कोई उद्योग लगाने की बात होती, फैक्ट्रियों की बात होती, इन्वेस्टमेंट की बात होती। मुझे पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी का दिया गया वो बयान याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेस्ट बंगाल ग्लोबल समिट के माध्यम से बंगाल में 5 वर्षों में 12.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, और 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो एडवांस स्टेज पर है। ओके प्रकाश जी, दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं पर। जी जी, इफ यू कैन गो क्रॉस टू Mridusmita, our colleague reporting from Guwahati. Mridusmita, we're talking about the issues of leadership in Bengal, but you know, while there is a comfortable victory waiting for the BJP alliance in Assam, there have been talks about the leadership in the BJP. You know, will Sarbananda Sonowal return as the chief minister, or will Himanta Biswa Sarma now really, you know, come on his own? You know, he's been the man behind the scene, but will he now take the reins of the state in his own hands? So on that front, any updates coming in? Who will be the chief minister of a state that is clearly going to the BJP? See, since the past few days, there have been speculations because there was no chief ministerial candidature placed by the BJP alliance, and so as the opposition as well. But if we talk about Sarbananda Sonowal, who has led the government in the last 5 years, things have been quite good enough, and whenever people ask him or Himanta Biswa Sarma about the chief minister candidature, they are not willing to actually share that what the national leadership would be actually coming upon. And since there is the majority, as it seems that the government will be again in power, there is likely a hope that Sarbananda Sonowal is again going to be the chief minister again. However, things might get different if things get along as Himanta Biswa Sarma. He is one of the faces because of which the party had won lots of seats this time, and he had lot of effort that he has given upon the party. He joined BJP. Right. Mridusmita, stay with us, and final thoughts if we can get from Kerala. Arun is there, our correspondent. Arun, you know, Pinarayi Vijayan, his persona, his political persona is going to be in some ways larger than life after this important victory, which breaks many stereotypes. What will be key challenges for him within the party and in the state looking ahead? See, you are true, because I was just telling, one of the reasons for the current results that we are seeing is the persona of the Chief Minister, Sri Pinarayi Vijayan.
So most probably and almost 99% he is going to be the chief minister. The only question is when will the swearing in be, because right now we are having the second wave of COVID, which is pretty much serious in the state. So the question is only when. Now there are a couple of serious challenges which the CM might face in the distant future. One of them is intra-party politics. Now the LDF or the Communist Party is supposed to be a cadre party, and hardly the internal issues come out. But running up to the elections, say maybe a couple of months before the elections, we did hear about certain voices from within the party which are actually against the way in which the Chief Minister had handled the affairs within the state. But then, being a cadre party, given the nature of the Communist Party, these were issues which were put down pretty firmly and strongly, pretty fast. So within the party, I don't see there being so many serious issues for the person Sri Pinarayi Vijayan. Now coming to the other challenges which probably the government would have to face. One is the same thing which the people have voted for the government, that is the handling of the pandemic. The immediate issue in front of the government is the way they are going to handle the pandemic in the coming days. Now the second one is perhaps related to the first one, that is for handling the pandemic, one of the key things that we need is resources, especially financial resources. The financial position of the state, according to experts, is not so pretty good has not been pretty good in the near past. So in the future, to handle a pandemic and to bring about more development activities, the state and the new government would find it really hard to find funds. Now there has been a significant issue which has been a bone of discord between the state and the center, which is the foundation of a special unique funding mechanism known as the Kerala Infrastructure Investment Fund Board, KIFBI. So which brings us to the significant point, that is center-state relations. How would the new government handle affairs with the center? Because right now in the pandemic, even without the pandemic, it is essential for the state and the center to go together, because at the end of the day, all that the central government and the state government want is the development of the state and its people. To ensure maximum welfare to the people is what the state and the center want. So how will the new government handle its affairs with the center? Because in the past, we have had issues where the state and the center were seen moving in different direction on certain issues. So it would be really interesting to see how the state, under the leadership of Sri Pinarayi Vijayan, would handle matters concerning the center. And you have raised a very valid point, and हम इस सवाल को बहुत शुक्रिया अरुण, आप हमारे साथ बने रहें, और इस सवाल को हम प्रकाश जी से पूछेंगे पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में। बहुत ही कम शब्दों में अपने फाइनल कमेंट्स दीजिए कि अगर ममता बनर्जी रिपीट करती हैं पश्चिम बंगाल में सेंटर के साथ, और इतने फियर्स इलेक्शन के बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने खुद ही कहा, इसके बाद किस तरह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस किस तरह से मिल करके पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से दोनों जो दल हैं कैसे काम कर सकेंगे? पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ की आबादी के लिए पूर्वाग्रह और दुराग्रह से हट करके यहाँ के राज्य के विकास की बात सोचें। सबसे पहले ये सोचें कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं पूरे देश के लोगों को दी जा रही हैं, करोड़ों लोग लाभार्थी इससे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के गरीबों को, किसानों को इससे महरूम न रखें। यहाँ के लोगों को भी वो लाभ पहुंचने की मेहरबानी करके उन लोगों को भी लाभ पहुंचने दें, और विशेष करके जो विपक्षी पार्टियां हैं, आम जनता जो है, उसके प्रति सद्भावनाएं रखें। बहिरागत का इश्यू चलो अगर चुनाव तक के लिए उन्होंने उठाया तब तो ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में जो दूसरे समाज के, दूसरे राज्यों से आकर के वर्षों से, सदियों से जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें यहाँ शांति से रहने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जनरेशन जो वामपंथियों के कारण 34 वर्षों तक नष्ट हो गई थी, एक बार नए सिरे से पश्चिम बंगाल को इंडस्ट्रियल कैपिटल बनाने की दिशा में सोचा जाए, उद्योग लगाने के लिए सोचा जाए, नया इन्वेस्टमेंट आए। केंद्र सरकार के साथ जो फेडरल सिस्टम है उसको मैं नहीं मानती, इस बात से ऊपर उठ करके जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, और उम्मीद करते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो फेडरल सिस्टम है, वो शानदार तरीके से पहले की तरह काम करता रहेगा, और निश्चित तौर पर ये चुनाव उसको और मजबूत बनाएंगे। शुभेंदु, फिलहाल अपने सभी मेहमानों का, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रकाश चांडलिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अपने रिपोर्टर्स हमारे नीरज सिंह और अरुण श्यामनाथ, और उसके साथ ही साथ मृदुस्मिता
गुवाहाटी से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। Absolutely. And with that, we conclude this special presentation on elections, but focus on our next priority, that is the pandemic. We'll continue at 3 o'clock. We return with our medical experts with our special program, Dr. Speak, on DD News and DD India. So get ready with your questions. We'll be back in a short while. Namaskar. नमस्कार।